हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 2 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 7 जुलाई। तो आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं, देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास, हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और हम कैसे एक संख्या को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें कई सारी संख्याएं लिखी हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया, प्राकृत हो गया और अपरिमेय संख्याएं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इन सारी संख्याओं के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। फिर पता है आपको, इन्हीं संख्याओं पर आधारित हमको एक ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो लिखा है ना यहाँ, जैसे दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले हम इस आकृति को समझ लेना अच्छे से। देखो, सबसे पहले लेते हैं हम प्राकृत संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। एक, दो, तीन, चार, या फिर आप ये कह सकते हो, जब भी आप कुछ चीज गिनते हो तो उसमें जो भी गिनती आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको कई सारी बुक्स दे दूं और आपसे कहूं कि मुझे गिन के बताओ ये कितनी बुक्स हैं, तो आप ऐसे ही तो करोगे, एक, दो, तीन, चार। क्या आप जीरो से शुरू करोगे? नहीं ना, एक से ही तो शुरू करोगे। तो जिन संख्याओं को हम गिनने में यूज लेते हैं वो सारी मेरी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? देखो, इसमें ना सारी प्राकृत संख्या तो जुड़ी जुड़ी होती हैं, इसमें एक और संख्या जुड़ जाती है जो है जीरो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से शुरू होती है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और अप टू कहाँ तक? इन्फिनिट तक। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सारी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, तो सही है, ये तो सही है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सारी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या होती है, तो क्या ये सही है कथन? नहीं, तो ये गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। ठीक है, दोनों समझ में आ गई आपको। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर आपके पास पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में ना सारी पूर्ण संख्या तो जुड़ी ही होती है, उसके बाद इसमें जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याएं जुड़ी होती हैं और जीरो भी होता है। तो जब ये सब मिल जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, तो क्या बन जाता है? यहाँ पर पूर्णांक बन जाता है। तो जैसे आपको उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, -5, -6, 1, 2, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसे। ठीक है। उसके बाद होता है परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? देखो, ये वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q दोनों ही मेरे पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज है, वो क्या? कि Q जो है ना वो कभी भी आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो हर है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जिन भी नंबर्स को आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, जिनको भी, वो सब आपके क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण अगर आप ले लो, इसमें जैसे यहाँ लिया है -2/5, 3/7, 1/2, आप देख लो ये सारे ही P अपॉन Q के रूप में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 4, क्या ये मेरी परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये मेरी परिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं लिखा, लेकिन हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं, बन गया ना P अपॉन Q। अब 4/1 तो 4 ही होता है ना, तो आप हर में तो 1 लगा सकते हो ना। और कंडीशन क्या है यहाँ पर कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, 1 तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अपरिमेय संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। ठीक है ना, जब हम इन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते तभी तो ये अपरिमेय है। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण ले तो जैसे √2, √3, पाई और भी बहुत सारे हैं, जिनको भी हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते ना, वो सब मेरी अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब आती है वास्तविक संख्या। मेन तो यही है, वास्तविक संख्या, है ना। तो देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही मिली होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या में पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत तीनों ही मिले हुए हैं। तो जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ देते हो, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर क्या बन जाता है? एक वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं।
समझ आ गया? अब आपको सारी संख्याएं समझ में आ गई। अब आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। चलो जल्दी से देखें क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत तथा अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो 7 क्या हो सकता है? 7 मेरा यहाँ पर क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। चारों हो सकते हैं। परिमेय संख्या कैसे हो सकते हैं? जैसे भी मैंने 4 का बताया ना कि हम 4/1 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं। तो 7 मेरे पास परिमेय भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, प्राकृत भी है। अपरिमेय नहीं है क्योंकि हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है -7/11। तो ये सिर्फ मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सारा समझा रही हूँ, बस आपको यहाँ पर 7 लिखना है, उसके बाद ये चारों नाम लिख देने हैं, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत। ऐसी -7/11 लिखना है और वो क्या है? सिर्फ परिमेय संख्या है। वो ना पूर्णांक है, ना पूर्ण या पूर्ण संख्या है, ना ही प्राकृत संख्या है। सिर्फ परिमेय संख्या है तो सिर्फ परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद 23/25 ये भी आपके पास क्या है? सिर्फ परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई है। फिर आपके पास -5। देखो -5 जो है ये आपके पास परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है। ठीक है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और सारी प्लस वाली होती है। तो ये सिर्फ दो ही है, परिमेय संख्या और पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद है पाई। पाई क्या होता है? पाई तो हमारा अपरिमेय होता है, तो बस पाई लिखना है और यहाँ लिख देना है आपको अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद है 27। तो 27 मेरा प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, चारों ही है ये मेरा। ठीक है, उसके बाद है √7। तो ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद है 8। 8 क्या है? सेम वही, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है मेरा और परिमेय संख्या भी। ठीक है, 0। तो 0 मेरा प्राकृतिक संख्या है नहीं ना, क्योंकि वो तो 1 से शुरू होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है, बिल्कुल ये पूर्ण संख्या है। पूर्णांक है, बिल्कुल ये पूर्णांक है। परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। क्या मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकती हूँ? अगर आप लोगों ने 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक देखी हो तो आपके पास जो है प्रश्नावली आपकी है ना 1.1। ठीक है, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या आप 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक शुरू नहीं की है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी। मैंने आपके एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स लगभग शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 अभी मैं फिलहाल के लिए बता देती हूँ, लेकिन आप इसको एक्सरसाइज से अच्छे से समझना कि कैसे 0 आपका परिमेय संख्या है। तो फिलहाल के लिए मैं ये बता देती हूँ कि 0 हमारा परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद परिमेय संख्या तो ये है, पूर्णांक भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, तीन है ये। ठीक है, उसके बाद है √11। ये क्या है? ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ अपरिमेय संख्या है। 31/45 ये क्या है? ये सिर्फ मेरी परिमेय संख्या है, बाकी और कुछ भी नहीं है। √5 ये मेरा अपरिमेय संख्या है और कुछ भी नहीं है। -2/9 ये मेरा क्या है? ये मेरा परिमेय संख्या है, बाकी और कोई संख्या नहीं है, सिर्फ परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में बहुत काम आने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी में। तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और एनसीईआरटी से भी अपनी एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लिंक मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो चैप्टर्स वहां से आप कर सकते हैं एनसीईआरटी के। चलिए, आप कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा तथा शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा पढ़ा। गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कुल कितना हिस्सा पढ़ा? देखो, गुरमीत ने क्या किया? एक अध्याय है, मतलब एक चैप्टर है, उसका 2 बार में उस चैप्टर को पढ़ा। पहले बार में कितना हिस्सा पढ़ा? 5वां, मतलब 1/5, 1/5 हिस्सा उसका पढ़ा। शाम को उसने फिर दोबारा वही अध्याय पढ़ा, थोड़ा सा और, तो कितना पढ़ा? 2/5 पढ़ा। अब आप बताओ, उस पूरे दिन में गुरमीत ने अभी तक उस अध्याय का कितना हिस्सा पढ़ लिया है? तो अगर मैं जितना उसने सुबह पढ़ा और जितना उसने शाम को पढ़ा उन दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा अभी तक गुरमीत ने कितना हिस्सा पढ़ लिया है उस अध्याय का। वही चीज हमने यहाँ कर दी। तो हमने क्या किया? यहाँ पर 1/5 में 2/5 को जोड़ दिया। अब इनके तो हर एक जैसे है ना, तो अंश को ही जोड़ना पड़ेगा ना बस। तो 2 + 1 3 और नीचे का 5 ऐसे ही है हर में।
तो इसका मतलब उसने 3/5 भाग अभी तक उस अध्याय का पढ़ा है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कह रहा है रमेश ने अपना होमवर्क का 3/5 भाग पूरा कर लिया है, उसे अपना काम पूरा करने के लिए अभी कितना और भाग करना है। देखो यहाँ पर एक बॉय है रमेश, उसने क्या किया, उसका एक होमवर्क है, उसने उसका 3/5 भाग कर लिया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भाग अभी रह गया करने से। वही भाग जो रह गया ना, वो आपको बताना है कि कितना भाग रह गया रमेश का, जो उसको अभी करना है। तो देखो होमवर्क का हमने माना कि जो कुल भाग था ना, कुल काम उसको करना था, वो था 1। इसमें से उसने 3/5 भाग कर लिया है, तो 3/5 हटा दो इसमें से, जितना काम उसने कर लिया है ना। तो हटाने का मतलब क्या है, घटाना ना, तो घटा दो। अब घटाएं कैसे, यहाँ तो चलो कुछ नहीं है, तो मैंने हर में 1 ले लिया, पर हर तो एक जैसे नहीं है। घटाने के लिए तो हर एक जैसे होने चाहिए, तो हम एक जैसे हर बना देते हैं जब नहीं है तो यहाँ 1/1 है ना, इसको क्या करते हैं हम 5/5 बना देते हैं, क्योंकि 5 को 5 से काटेंगे तो एक ही तो आएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये 5 ही क्यों लिया यहाँ पर, 4 3 2 1 और कोई संख्या क्यों नहीं ली। तो देखो इसलिए लिया क्योंकि इस वाले का जो हर है ना वो 5 है, इसलिए 5/5 लिया है। ठीक है, अभी आगे एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, उसमें भी सेम ऐसा ही कुछ लगने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब तो हर एक जैसे हो गए, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 और यहाँ नीचे 5, इसका मतलब 2/5 भाग उसके होमवर्क का रह गया है, जो अभी उसको और पूरा करना है। क्लियर? चलिए, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर हल करना है। तो कैसे करेंगे हल, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो 1/3 है, मल्टीप्लाई 9/17 है, मल्टीप्लाई 51/81 है। कट कर देते हैं, जो जिससे कट हो रहा है, 3 से ये कट हो रहा है, ठीक है, 17 से ये कट हो रहा है, तो 3 3 जा 9, अंश में क्या बचा 9 और नीचे है यहाँ हर में 81, इसको इससे कट किया 1 और यहाँ पर आएगा 9, तो 1/9 मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 4/7 है, और यहाँ पर है डिवाइड और है 16/49। तो देखो अब डिवाइड हम करेंगे कैसे, तो 4/7 इस डिवाइड को क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई बना लेते हैं। अपॉन में ना ऐसे कभी भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई बनता है ना, तो जो बाद वाली संख्या होती है ना अपॉन वाली, वो पलट जाती है। पलटने का मतलब है जो उसका अंश होता है वो हर बन जाता है, जो हर होता है वो अंश बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 49/16। अब इसको इससे कट किया 7 आ जाएगा, इसको इससे कट किया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 7/4 आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो 13/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है, जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। ठीक है, एक गर्ल है यहाँ पर, लड़की महिमा, वो एक यात्रा कर रही है, तो सोमवार को वो कितना हिस्सा पूरा करती है, 7वां, मतलब 1/7। ठीक है, अब मंगलवार को कितना करती है, यहाँ पर 3/4 मतलब 3/4, इतना हिस्सा वो पूरा कर लेती है यात्रा का। पहले वाले पार्ट में आपको क्या बताना है, उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा कर लिया। आपको ये बताना है कि उसने कुल अभी तक अपनी यात्रा का कितना हिस्सा पूरा कर लिया है। तो देखो जितना उसने सोमवार को किया और जितना उसने मंगलवार को किया, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा अभी तक उसने अपनी यात्रा का कुल कितना हिस्सा पूरा किया। तो वही चीज यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमसे पूछा था यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा हुआ। यात्रा का अब तक का कुल पूरा हिस्सा, तो कितना होगा, 1/7 था उसके पास, सोमवार को उसने किया, प्लस मंगलवार को उसने कितना किया था, 3/4, 3/4 लिखा है ना, तो 3/4। अब इन दोनों को प्लस करने के लिए इनके हर तो एक जैसे होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम लेके बराबर कर लेते हैं। तो 7 से 28 को डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 से 28 को किया तो 7 आएगा, और 7 3 जा 21। तो अभी तक उसने अपनी यात्रा का कितना भाग पूरा कर लिया है, 25/28 भाग वो पूरा कर चुकी। ठीक है, सेकेंड वाले में आपसे कह रहा है उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा अभी और तय करना है।
तो कितना हिस्सा बचा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट था। तो यात्रा का बचा हुआ हिस्सा, तो कितना हिस्सा बचा है? तो यात्रा हमने एक थी ना, एक में से उसने कितना 25/28 भाग तो पूरा कर लिया, तो बचा कितना होगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना बचा होगा। फिर वही चीज, हर तो एक जैसे नहीं है। तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया ना ऐसा, जिसमें 1/1 था, तो हमने हर चेंज कर लिया था, तो वहां पर मैंने 5 लिखा था, क्योंकि जो दूसरे वाला हर था वो 5 था। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 28, क्योंकि दूसरे वाला जो हर है यहाँ पर वो 28 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? अब तो हर एक जैसे हो गए, तो अंश को घटा देना, तो कितना आ जाएगा? 3/28 भाग अभी उसका बच रहा है जो उसको पूरा करना है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? अभी आपने अपनी एक रोटी का आधा हिस्सा खाया खाया ही था, तभी आपका एक दोस्त आ जाता है। आप बची हुई आधी रोटी में से आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे देते हैं। अब आपके पास पूरी रोटी का कौन सा भाग बचा हुआ है? देखो, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? आपके पास ना एक रोटी है, चलो इसको ना ऐसा करते हैं, आकृति से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक रोटी है, इसका आधा हिस्सा ना आप खा चुके हो, या आप खा चुके, ठीक है? तो कुल रोटी हमारे पास थी कितनी? कुल रोटी थी हमारे पास एक, ठीक है? कितना हिस्सा खाया है हमने? तो यहां लिख देते हैं खाया हुआ हिस्सा। वो कितना है हमारा? इसका आधा खा लिया, तो एक का आधा करेंगे तो आधा ही आएगा। अब जो आधा हिस्सा बचा, तो अभी कितना हिस्सा बचा है? आधा ही हिस्सा बचा होगा, आधी रोटी तो बची है। बचा हुआ हिस्सा, तो कितना बचा? आधा। एक रोटी में से आधी रोटी खा ली तो आधी रोटी बची होगी। अब इस आधे हिस्से का आपने क्या किया पता है? इस आधी रोटी का, उस आधी रोटी में से भी ना आधी रोटी करके आपने अपने दोस्त को दे दी। तो ये आधी रोटी जो बची थी ना, इसको भी आधा कर दिया, और ये वाला मान लो आपने अपने दोस्त को दे दिया। तो आपके पास तो सिर्फ यही वाला हिस्सा बचा ना, वही आपको बताना है। ठीक है, तो बचा हुआ हिस्सा था 1/2। अब दोस्त को कितना दिया? दोस्त का हिस्सा कितना है? इसका आधा है ना, आधे का भी आधा, तो आधे का क्या करो? आधा कर दो। तो दोस्त को आपने इतना दे दिया, ठीक है? अब हम यहां लिखते हैं पूरी रोटी का बचा हुआ भाग। तो कितना भाग बचा? तो पहले ही आपके पास आधी रोटी बची थी, उसमें से आपने 1/4 जो है वो अपने दोस्त को दे दी, तो कितना बचा? फिर वही, हर जो है एक जैसे नहीं है, तो एलसीएम लेके हर को यहाँ पर एक जैसा कर देते हैं। तो आपके पास कितना बचा? 1/4 हिस्सा अब आपके पास बचा। आकृति में देख लो, उसमें भी 1/4 बचा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन यहाँ देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, अभी हम सारी संख्याओं के बारे में जान के आए, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ये सब जान के आए ना। तो चलिए अब मैं यहाँ पर ना आपको दो संख्या देती हूँ, और आप मुझे बताना कि वो कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक -4/9, बताना कि ये कौन कौन सी संख्याएं हैं। परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक, कौन सी संख्या है, अपरिमेय, ये भी हो तो बताना। ठीक है, अपरिमेय हो तो। उसके बाद एक मैं आपको देती हूँ -1, दोनों ही मैंने माइनस में दिए हैं, तो आप मुझे इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो अगर आपको अच्छे से आ गया संख्याएं, तो जरूर आप मुझे इसको कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हल करना है, ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। 13/15 पॉन में 18, 18 अपॉन में कितना है? 26 है यहाँ, और 25 बाय कितना है यहाँ? 54 है। तो जो जिससे कट हो रहा है ना, ऐसा करते हैं पहले उसको उससे कट कर देते हैं। ठीक है, जैसे 13 से इसको कट कर दिया 2 पे, 2 से इसको कट कर दिया, 18 को कट किया 9 पे, 9 से इसको कट किया 6 पे। अभी ये दोनों जो है 5 के टेबल में आते हैं, ये 5 पे आता है और ये 3 पे आता है। तो आपके पास अंश में तो 5 बचा, और हर में कितना बचा? 6 और 3 बचा ना, तो 6 3 जा 18 लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड वाले पार्ट में आपके पास 343 अपॉन में 625 और यहाँ पर डिवाइड है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें डिवाइड तो होता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो 343 अपॉन में 625 मल्टीप्लाई, और बाद वाली जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं, तो इसको हमने यहाँ पलट दिया, ठीक है ना। अब ये तो इससे कट हो रहा है पूरा पूरा 25 पे, क्योंकि 25 को 25 से गुना करोगे तो 625 ही आता है, ठीक है। इसको मैंने 7 से काटा, इसको भी मैंने 7 से काटा। अब इसको मैंने यहाँ पर 7 से एक बार और काट दिया, तो 7/25 आपका आंसर आ। तो पहले वाले पार्ट में जो जिससे कट हो रहा था मैंने कट कर दिया, आप इन्हें आगे पीछे करके भी कट कर सकते हैं। 15 और 13 को आप पहले 3 से भी कट कर सकते हैं। आंसर दोनों ही केस में आपका क्या है, सेम आएगा। आप किसी से भी कट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है जैसे मैंने कट किया है आप वैसे ही कट करो। क्लियर। तो ये थी हमारे पास छोटी सी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 2 जो हमारी कंप्लीट हो गई है। होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया है इसका कमेंट में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।